राजस्थान कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और इंडियन पॉलिटी का जो सबसे पहले अपन सिलेबस देखते हैं, ये सिलेबस आरपीएससी ईओआरओ के अकॉर्डिंग है। और ईओआरओ का जो सिलेबस है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संविधान सभा और संविधान का निर्माण। दोस्तों, यकीन मानो, ये जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ना आपसे, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पीडीएफ आपको अगर आपको चाहिए तो मुझे अभी मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा और एक ईमेल आईडी दूंगा, उस पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ही चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्लास है अपनी संविधान सभा और संविधान का निर्माण। जैसे कि देख सकते हो आप स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है संविधान सभा। पहला जो चैप्टर है वो है संविधान सभा और संविधान का निर्माण, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो अपना रहेगा संविधान की विशेषता है। तीसरा संवैधानिक संशोधन है। चौथा संविधान की उद्देशिका है, ठीक है, प्रियम्बल जिसको प्रस्तावना कहते हैं अपन। फिर पांचवा जो चैप्टर आएगा वो है नागरिकता। उसके बाद मूल अधिकार, फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर मूल कर्तव्य। और उसके बाद अपन संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे, जिसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। उसके बाद संघीय विधानमंडल, जिसमें अपन संसद पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर है रहेगा अपना वो रहेगा उच्चतम न्यायालय। उसके बाद जो रहेगा न्यायिक पुनरावलोकन रहेगा। उसके बाद केंद्र व राज्य के संबंध रहेंगे। उसके बाद संवैधानिक निकाय रहेंगे। उसके बाद संवैधानिक निकाय में कौन कौन सी रहेगी अपने? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी बोलेंगे अपन। और फिर उसके बाद आएगा नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसके बाद जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अपना संघवाद। फिर रहेगा भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, फिर गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण, राजभाषा आयोग, फिर रहेगा अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये अपना सिलेबस रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहला चैप्टर आज का, तो वो है संविधान का निर्माण, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संविधान सभा के गठन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। संविधान सभा के गठन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि संविधान सभा में, ठीक है, भारत के 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की क्या की थी? इन्होंने मांग की थी। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया कि भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के ठीक बाद 1922 में महात्मा गांधी ने ये कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्या? उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के ठीक बाद 1922 में महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। 1922 में ही श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा, श्रीमती एनी बेसेंट की पहल पर संविधान निर्माण के लिए केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य, इनकी संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1924 में। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारत का संविधान, उसका निर्माण जो किससे होगा? संविधान सभा से होगा, उसका गठन किया जाए। उसके बाद 1927 में ही मोतीलाल नेहरू ने 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने सभी राजनीतिक, ये सभी है यहाँ पे,
ठीक है। तो 1927 में मोतीलाल नेहरू द्वारा 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने सभी राजनीतिक दलों से एक संविधान निर्माण करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई। यह नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई। ठीक है, 10 अगस्त 1928 को, ये डेट आपको याद रखनी है दोस्तों। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि देश के लिए संविधान बनाए जाने का ये पहला प्रयास था, लेकिन ये जो रिपोर्ट थी ना, ये डोमिनियन के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, डोमिनियन का मतलब अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको क्या होता है। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई वो 10 अगस्त 1928 को पेश की गई, जो देश के लिए संविधान बनाए जाने का पहला प्रयास था। और इस नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किस पर आधारित था? डोमिनियन के सिद्धांत पर। उसके बाद बात करते हैं अपन 1934 में। 1934 में एम.एन. राय द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार किया गया। ठीक है, 1934 में एम.एन. राय द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया। तो क्वेश्चन आता है, औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा? तो वो रखा था एम.एन. रॉय, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने। एम.एन. रॉय ही भारत में साम्यवादी आंदोलन के जनक है और कालांतर में एम.एन. रॉय नव मानववाद या उत्कट मानववाद के समर्थक थे। ठीक है, 1934 में ही एम.एन. रॉय के बाद स्वराज पार्टी ने, ठीक है, स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की गई। 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। फिर 1935 में क्या हुआ? 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की गई? तो वो की गई 1935 में। फिर आगे बढ़ते हैं 1938 में। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा कि जो संविधान सभा का आधार रहेगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेहरू ने वयस्क मताधिकार को आधार बनाया संविधान सभा के लिए। उसके बाद बात करते हैं अपन 1946 में। तो 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप, ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचन हुआ। तो अपन क्वेश्चन आता है एग्जाम में अपने लिए कि जो भारत का संविधान है वो किसके अनुरूप हुआ? वो है कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप हुआ संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, तो ये थे कुछ लोगों के द्वारा संविधान सभा के गठन संबंधी कुछ तथ्य थे महत्वपूर्ण, जिन्होंने कहा कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। 1922 में एन बेसेंट ने, फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने कहा। उसके बाद 1927 में मोतीलाल नेहरू द्वारा 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? बम्बई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि संविधान निर्माण के लिए मोतीलाल नेहरू ने सभी राजनीतिक दलों से एक संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव को पेश किया। ठीक है, उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, और ये नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को आई। ठीक है, 10 अगस्त 1928 को आई। और ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो डोमिनियन के सिद्धांत पर आधारित थी। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने, और 1934 में स्वराज पार्टी ने, 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर बताया। 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुरूप 1946 में भारतीय संविधान के गठन के लिए निर्वाचन हुआ था। अब बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम रूप से जो गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का जो अंतिम रूप से गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन
1946 के अनुरूप। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। ठीक है, जुलाई 1946 में। बात करते हैं कुछ फैक्चुअल, और इन फैक्चुअल बातों में सबसे पहले आती है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा? तो वो था एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय का मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्हीं को संविधान सभा का प्रतिपादक भी कहा जाता है। संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग कब रखी गई? तो संविधान निर्माण की जो प्रत्यक्ष मांग है वो 1931 के कराची अधिवेशन में रखी गई। संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? तो संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर अधिवेशन 1936 में किया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? तो वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? फैजपुर अधिवेशन में। संविधान सभा के विचार को अब जनता तक कौन लेके जाएगा? ठीक है, संविधान सभा के विचार को जनता तक ले जाने का श्रेय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। क्वेश्चन यही आता है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो वो लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, जिसमें कुल 114 दिन तक चर्चा हुई। ठीक है, अब बात है कि संविधान निर्माण में कुल कितना खर्चा आया? तो वो आया था 63,96,729 रुपये। खर्चा कितना आया? 63,96,729 रुपये का। संविधान जब बना तो उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो संविधान बनने के समय 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद? 395। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे? तो उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी, ध्वज के बाद राष्ट्रगान को मंजूरी दी और राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत को मंजूरी दी। तो राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी जो मिली वो मिली 22 जुलाई 1947 को। ये तीनों ही लाइन, ये तीनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी 22 जुलाई 1947, राष्ट्रगान को मंजूरी 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रगीत को मंजूरी 26 जनवरी 1950 को। आप ऐसे याद रखिए, सबसे पहले झंडा आएगा, झंडा अगर अपना मंजूर हो गया तो उसके बाद उसके नीचे अपन राष्ट्रगान गाएंगे, और जब राष्ट्रगान ही हो गया तो उसके बाद गीत भी गाएंगे। ठीक है, 2-2 दिन का डेट वाइज तो 2-2 दिन का अंतर रहेगा, 22, 24, 26। और वैसे आपको याद रखना है, राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान को मंजूरी 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगीत को मंजूरी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट नोट डाल के लिखा हुआ है कि विश्व में संविधान सभा का विचार देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था सर हेनरी मैन। कौन था? सर हेनरी मैन। उसके बाद बात करते हैं अब संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे होगा उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप होगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है सबसे पहले। 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही संविधान सभा का क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था, यानी चुनाव हुए थे। किसके आधार पर? 1946 के कैबिनेट मिशन के सिफारिशों के आधार पर। इसके बाद क्या होगा? इसका जो निर्वाचन होगा, इसका निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। ठीक है, इसका निर्वाचन कैसे हुआ? संविधान सभा के गठन का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इसका अगर अपन वर्गीकरण करते हैं 2 भागों में, तो एक तरफ तो आएगी 296 सीट और दूसरी तरफ है 93 सीट। अब जो 296 सीट है तो ये तो होंगे निर्वाचित, यानी इनको तो चुना जाएगा, वोट डाल करके चुनाव होगा। और जो 93 है वो रियासतों से, देसी रियासतों से मनोनीत होंगे। ठीक है, तो जो 296 थे
वो भी 2 भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। एक तो है 292 और दूसरा है 4। तो जो 292 थे वो तो 11 गवर्नर के प्रांतों से चुने जाएंगे, ठीक है। और जो 4 थे वो उच्चायुक्त या मुख्य आयुक्त के प्रांतों से। जो 4 मुख्य क्षेत्र जो थे मुख्य आयुक्त के प्रांत, वो थे एक तो दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा कुर्ग और तीसरा बलूचिस्तान। इसको अपन A, B, C और D से भी याद रख सकते हैं। कैसे? A से अजमेर मेरवाड़ा, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद चर्चा करते हैं कि इनकी सीटों का जो आवंटन होना था वो कैसे होगा। वो था प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। कितने लोगों पर? 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। अब 3 प्रमुख समुदाय कौन से हैं? 3 प्रमुख समुदाय, तो 3 प्रमुख समुदाय थे। पहला तो था सिख, दूसरे थे मुस्लिम और तीसरे थे सामान्य। सिखों की 4 सीटें निर्धारित थी, मुस्लिम की 78 सीटें और सामान्य की 210। बात करते हैं सामान्य में कौन कौन आएगा। तो सामान्य में थे हिंदू, बौद्ध, जैन और फारसी, ठीक है। तो 3 प्रमुख समुदायों में कौन कौन थे? एक तो थे सिख जिनके 4 सीटें थी, दूसरा है मुस्लिम जिनके 78 सीटें हैं और तीसरा है सामान्य, और सामान्य की 210 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 210। 210 में ये थी बौद्ध, जैन, फारसी, हिंदू और एक मिनट, तो सामान्य में कौन कौन है? एक तो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है और फारसी है। नेक्स्ट उसके बाद है देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। देशी रियासतें मतलब उस समय जो अलग अलग रियासतों के राजा लोग जो थे उनके द्वारा या फिर वो उनका खुद का चयन किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा, आ गया ना प्रमुखों द्वारा, तो प्रमुख कौन होते थे? वहाँ के राजा। फिर नेक्स्ट है यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। क्वेश्चन आता है संविधान सभा थी, ऑप्शन केवल आंशिक, केवल मनोनीत, आंशिक और मनोनीत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंशिक रूप से चुनी हुई, यानी आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा के लिए जो चुनाव कब हुए। अब चुनाव करवाएंगे तो चुनाव होंगे जुलाई अगस्त 1946 में। कितनी सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए। क्यों? क्योंकि 93 तो मनोनीत सदस्य हैं, यानी जिनके लिए चुनाव की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो बच गए 296 सीटें, इनके लिए क्या होगा? चुनाव होगा। अब चुनाव जब हुआ तो उनमें से सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली? सबसे ज़्यादा सीटें मिली कांग्रेस को। किसको मिली? कांग्रेस को। कांग्रेस को मिली 208 सीटें। कितनी सीटें? 208। मुस्लिम को 73 और बाकी जो बच गए उनको 15। उसके बाद अपन बात करते हैं नोट कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा संविधान सभा के लिए। ये आपको याद रखना है कि किन 2 व्यक्तियों ने कभी भी संविधान सभा के लिए चुनाव नहीं लड़ा। तो वो था महात्मा गांधी एक तो, और एक था मोहम्मद अली जिन्ना। उसके अलावा 2 सदस्य थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। एक तो था JP नारायण और एक था तेज बहादुर सप्रू ने। बात करते हैं संविधान सभा में कुल महिलाएं। तो संविधान सभा में अब बात करते हैं संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी और इन 15 महिलाओं के बारे